एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये भी गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके के रिलेटेड है। इसमें हमें कहा गया है कि वी नीड टू शो दैट सेंट्रीफ्यूगल बैरियर हाइट इज़ L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर ओवर 2m कैपिटल R स्क्वेयर। ये हमने प्रूव करना है। दिस इज़ द पार्ट ए। और पार्ट बी में हमने देन शो करना है कि जो ओवरऑल फिर जो बैरियर बनेगा, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये पार्ट भी हमें समझ आ जाएगा। हमने ये प्रूव करना है कि सेंट्रीफ्यूगल बैरियर जो है वो एक्सप्रेशन हमने देखी थी कि वो इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करने चाहते हैं। इससे पहले हमने एक बैरियर देखा था जिसे हम कहते हैं कोलम्बिक बैरियर, जो कि मेन बैरियर होता है। ठीक है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये तब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल को क्लासिकली, मतलब आप जो कंडीशन लगा रहे, अभी हम बैरियर्स कंसिडर कर रहे हैं ना कि बैरियर्स कितने हैं, तो बैरियर्स हम कंसिडर कर रहे होते हैं क्लासिकली कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसको बाहर निकलने के लिए, तो वो इक्वल होती है बैरियर जितने भी बैरियर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना उनके सम की। तो अगर सिंपलेस्ट केस लें कि जब जो पार्टिकल इमिट हुआ है वो अगर ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम स्टेट में इमिट हुआ है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो था, तो उस टाइम पे मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होगी उस पार्टिकल को उस पोटेंशियल वेल से निकालने के लिए, वो उसके कोलम्बिक बैरियर जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी इक्वल होगी। ठीक है, या फिर वी सी से भी रिप्रेजेंट कर देते होते हैं। ठीक है, अगर जो पार्टिकल इमिट हुआ है, इमिट होने के बाद अगर वो ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम पे है, तो उस पर कोई भी ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल वगैरह नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तब सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ कोलम्बिक बैरियर एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो अगर इमिट होता है किसी नॉन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम स्टेट पे, ठीक है, या फिर होना चाहता है, लेट्स से वो L इज इक्वल्स टू वन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इमिट होना चाहता है, ये L इज इक्वल्स टू 2 में होना चाहता है, L इज इक्वल्स टू 3 में होना चाहिए, किसी नॉन ज़ीरो L वैल्यू पे क्वांटम नंबर की फॉर्म में मैं कह रही हूँ, इमिट होना चाहता है, तो उसे एडिशनल कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी इस एंगुलर मोमेंटम स्टेट पे इमिट होने के लिए। ठीक है, तो ये आप सब तो जानते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम एक्वायर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम स्टेट इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, जो हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स होंगी उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो और इन एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स की करस्पॉन्डिंग रोटेशनल एनर्जीज़ भी होती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि रोटेशनल जो मोशन है वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसी तरह जो लीनियर मोशन है वो अनदर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं जिनमें एक पार्टिकल एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो इन अगर किसी भी जनरल हम कह देते हैं एल एंगुलर मोमेंटम स्टेट में अगर वो इमिट होना चाहता है, तो उसको ये तो कोलम्बिक, लेट्स से उसकी कोलम्बिक की हाइट इतनी बन रही थी, तो उसे एडिशनल कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, उसे एडिशनल कुछ एनर्जी रिक्वायर करनी होगी ताकि वो किसी एल स्टेट पे इमिट हो सके। लेट्स से ये जो है ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग है पोटेंशियल एल, मतलब के करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग। लेट्स से ये हाइट बनती है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है मैक्सिमम, तो ये इस तरह से मतलब कुछ एडिशनल एनर्जी भी चाहिए होगी। इन एडिशन टू कोलम्बिक रिपल्जन्स, कोलम्बिक बैरियर, देयर विल बी अनदर बैरियर फॉर द पार्टिकल टू बी इमिटेड इन सम नॉन ज़ीरो एल स्टेट। ठीक है, तो वो फिर हम उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, हम उसको नेम करते हैं। तो ये किसकी इक्वल होगा ये हम अभी फाइंड आउट करते हैं। तो हमें एंगुलर मोमेंटम बताया कि एंगुलर मोमेंटम MVR के इक्वल होता है, और क्योंकि यहाँ पे हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं तो बैरियर्स को हमेशा हम बाउंड्री पे या एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन कंसिडर कर रहे होते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या होता है, R इक्वल्स कैपिटल R। ठीक है, कोलम्बिक बैरियर भी R इक्वल्स कैपिटल R पे कंसिडर किया जाता है, तो ये वाला बैरियर भी उसी पे कंसिडर किया जाएगा, और उसमें हम L को नेम कर फिर बैरियर के करस्पॉन्डिंग अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसे MV कैपिटल R कहेंगे कि बैरियर के करस्पॉन्डिंग ये एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ये उसका एंगुलर मोमेंटम होगा जो वो एक्वायर करेगा या फिर उसे एक्वायर करना होगा इन ऑर्डर टू बी इमिटेड एट दैट एल स्टेट। ठीक है, और इसके बाद इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल है वो किसी भी स्टेट पे हो सकता है, वो L इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्टेट पे हो सकता है। अगर L इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्टेट पे है ना, तो उसे लेस बैरियर फेस करना होगा। अगर वो किसी एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, तो उसे ग्रेटर बैरियर फेस करना पड़ेगा। आप इस तरह से भी कह सकते हो कि यहाँ पे उसके कुछ एनर्जी लेवल्स हम कह सकते हैं L वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू बी इमिटेड इन सम पर्टिकुलर L स्टेट इट हैज़ टू हैज़ सम एक्स्ट्रा एनर्जी।
तो मतलब दोनों वेज से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये एल की वैल्यू हो चुकी है। अब जो एनर्जी होती है वो हम काइनेटिक एनर्जी की अगर फॉर्म में बात करें कि रोटेशनल, ठीक है, या एंगुलर आप लिख सकते हैं, ANG भी लिख सकते हैं। वो क्या हम सिंपली क्या कर सकते हैं 1/2 mv², ठीक है। तो अब इसमें mv कैपिटल R चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं कि एक तो m को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये m² v² हो जाए। एक मतलब m मल्टीप्लाई किया तो ये m² हो गया ऊपर, और एक डिवाइड कर देते हैं सच दैट एक m और एक m कैंसिल, तो वही बात आ जाती है। तो ऊपर कैपिटल R² को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। सच दैट आप कैंसिल करेंगे तो यही बात बन जाएगी। तो ये नीचे 1/2 m कैपिटल R², ये तो एज इट इज़ ये m v r का स्क्वायर बनता है ना, तो ये L² इसकी जगह लिख देंगे क्योंकि हमें ये एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में चाहिए ना, इसलिए मैंने एंगुलर मोमेंटम को इसमें इन्वॉल्व किया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो, या फिर हम इसे बैरियर पोटेंशियल भी कह सकते हैं, VL पोटेंशियल एनर्जी जो उसे चाहिए वो ये आ चुकी है। और इसमें L² जो है क्वांटम मैकेनिकली अगर हम इस क्वांटम पार्टिकल के लिए लिखें इसकी आइगन वैल्यू, तो वो L × L+1 h² होती है। तो हमें VL मिल जाएगी L × L+1 h², L² की जगह लिख देंगे और डिवाइड बाय 2m कैपिटल R²। तो ये इसका सेंट्रीफ्यूगल, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल हो जाएगा। एंगुलर मोशन यही सर्कुलर मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन इस तरह की होती है ना, तो ऑर्बिटल मोशंस, तो इनमें फिर सेंट्रीफ्यूगल और ये सारे वर्ड्स वगैरह हम यूज़ करते होते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ये हमने डिराइव कर लिया है सक्सेसफुली। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी एक पार्टिकल को किसी L क्वांटम स्टेट से इमिट करने के लिए, वो क्या होगी, वो होगी कूलम्बिक बैरियर प्लस सेंट्रीफ्यूगल बैरियर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगी। और जो नेट हम देख सकते हैं बैरियर देखें तो पहले बैरियर की फॉर्म अगर सिर्फ कूलम्बिक देखें तो कुछ इस तरह से थी, सिर्फ अगर कूलम्बिक कंसिडर करें। तो अब नेट बैरियर क्या हो चुका है, ये कूलम्बिक बैरियर जिसे VC का नाम दिया मैंने यहाँ पे, VC प्लस जो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर, इसको टोटल पोटेंशियल बैरियर जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। और जो पार्ट B है उसमें उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन के कि इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल बैरियर इन इंक्रीजिंग द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कूलम बैरियर इन केस ऑफ दिस वन अल्फा डिके टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ यूरेनियम U-23492। सो इसमें हमने देखना है कि किस तरह से पहले अगर L = 0 स्टेट थी तो कूलम बैरियर था ना सिर्फ, तो जब कूलम बैरियर सिर्फ था तो हमारे पास जो फिगर बन रही थी कुछ इस तरह की बन रही थी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये R है और यहाँ पे कैपिटल R कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये कैपिटल R के करस्पॉन्डिंग है ओरिजिन, और ये पोटेंशियल है यहाँ पे। और अगर हम ये पोटेंशियल देखें तो ये फिर किस तरह से होगा कि अगर कूलम पोटेंशियल सिर्फ होगा जो कि L = 0 स्टेट के लिए से वो ये बनता है, ठीक है। तो अगर ये वाला सेंट्रीफ्यूगल बैरियर भी आ जाएगा तो जो कूलम बैरियर का ये जो कर्व बन रहा था ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर थोड़ा अपवर्ड राइज कर जाएगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक हो गया। तो जो हाइट ऑफ बैरियर है तो इसमें चेंज क्या हुआ, इस कूलम बैरियर में क्या चेंजेस हुई कि इट चेंज इट टू अनदर कर्व जिसके करस्पॉन्डिंग जो बैरियर हाइट है, जो कि ये वाली हाइट होती है मैक्सिमम, जो कर्व पॉइंट है टू द ये ओरिजिन लाइन जो या एक्सिस लाइन होती है ये यहाँ तक का, तो इसका कम बन रहा है जबकि इसका ज़्यादा बन रहा है। तो इसने हाइट को इंक्रीज़ कर दिया, बैरियर हाइट को, और विड्थ को भी इंक्रीज़ कर दिया। इसकी विड्थ आप लेट्स से इस पॉइंट पे ये देख सकते हैं, इस वाले पहले वाले की इतनी है जबकि दूसरे वाले की आप यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो हाइट और विड्थ दोनों को इसने इंक्रीज़ कर दिया है, ओके। और कितना इंक्रीज़ किया है, क्या फ़र्क पड़ा है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो हम ये देख सकते हैं, ये वाला है Pu-23894 है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करके चेंज हो जाता है U-234 में। और जो डॉटर न्यूक्लियस है वो U-23492 है। तो डॉटर न्यूक्लियस इज़ U-234 और 92 आई थिंक, है ना। तो ये आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर भी देख के, अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है मतलब स्टेटमेंट में, तो आप इनके एटॉमिक नंबर से देख सकते। जो ग्रेटर वाला एटॉमिक नंबर वाला होगा वो पेरेंट न्यूक्लियाई ही होगा। तो ये डॉटर न्यूक्लियाई है जिसने इमिट किया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन सारी है, उन्होंने यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट भी बताई हुई है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और उसमें ब्रैकेट में उन्होंने 6 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे L = 6 यूज़ हमने करना है जब ये हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हम देख सकते हैं कि पुटिंग करने के बाद एक्सप्रेशन क्या बनती है। अगर अभी हमें एक्सप्रेशन लिखने हों कूलम्बिक बैरियर और जो सेंट्रीफ्यूगल
बैरियर है तो उसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो वो हमारे पास L इंटू एल प्लस वन एच का स्क्वायर ओवर 2m r² इन जनरल। ठहरे मैं इस बात पे दोबारा आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखी थी ना R इक्वल्स कैपिटल R के लिए, जो ये बैरियर्स, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली यही बात है कि बैरियर्स की जो हाइट है जो आप लेते होते हो बैरियर हाइट, वो R इक्वल्स कैपिटल R पे आपको मिलती है। लेकिन अगर आपने देखना है कि जनरल ट्रेंड क्या है R इक्वल्स कैपिटल R से लेकर आगे जो R की वैल्यूज़ हैं उन सब पे पोटेंशियल क्या आता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे कैपिटल R था आप उसे स्मॉल r से मतलब रिप्लेस करेंगे तो ये आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी जो कि बैरियर की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे ये जो बैरियर है ये अल्फ़ा पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैस है m, ये अल्फ़ा पार्टिकल का मैस यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे L इंटू एल प्लस वन अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ पे L इज इक्वल टू 6 स्टेट। यहाँ पे आप प्रॉब्लम का अगर स्टेटमेंट देखें उसमें उन्होंने ब्रैकेट में L इज इक्वल टू 6 स्टेट दी हुई है। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे, एज कट की जगह वही वैल्यू, और ये वाली तो हमें पहले से फेमिलियर है कि यहाँ पे Z जो है एटॉमिक नंबर है डॉटर न्यूक्लियस का, ठीक है, जो कि यहाँ पे 234 U23492 है। अल्फ़ा पार्टिकल तो हमें पता है कि वो इस तरह का होता है। तो यहाँ पे मैं आप वैल्यूज़ को पुट करती हूँ और हम इसका एक एक्सप्रेशन देखते हैं जिसमें R को एज इट इज़ रहने देंगे इन जनरल और बाकी चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर। अब एच कट होता है h बाई 2 पाई और h होता है 6.63। नॉर्मली मैं एच कट की वैल्यू याद नहीं रखती होती ना, इसलिए मैं हमेशा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करती होती। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू इंटरनेट से देख सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये एच का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वेयर अलग से, और 2 इंटू m होता है मैस ऑफ वन एटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जो कि बनता है मैस नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मैस नंबर यहाँ पे उसका क्या होता है 4। मोलर मैस और मैस नंबर एक ही बात होती है। यहाँ पे मैं m से, क्योंकि केमिस्ट्री में कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, वरना एटॉमिक मैस नंबर उसका ये है 4 और डिवाइडेड बाय जो Na है वो ऊपर छलांग मारेगा और वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻26 में करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 यूज़ किया ना, ये ग्राम्स में है। तो अगर आप मोलर मैस ग्राम्स में पुट कर रहे हैं तो एवोगाड्रोस नंबर आप 26 पावर में करते होते हैं पुटिंग, जब आप SI यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हो, और मल्टीप्लाई R स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे अभी। और उसके बाद ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू Z की वैल्यू है यहाँ पे 292, ये है डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस PU 23894 था, ठीक है। तो E स्क्वायर की जगह हम 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट R। 1/4 पाई नॉट R का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो यहाँ पे मैंने वो डायरेक्टली पुट कर दिया डिवाइडेड बाय R एज इट इज़। और V की हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं जो वैल्यू बनती है, वैल्यू आती है 3.52078 मल्टीप्लाई 10⁻41, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये जाउल्स में बना है, ठीक है। और ये डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू है इसका रिज़ल्ट आता है 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻29 डिवाइडेड बाय R। अब नॉर्मली इसके जो आंसर्स होते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में किए जाते हैं और R इस तरह का रखा जाता है सच दैट कि अगर आप R की लेस से वैल्यू आती है 1.2 फेम्टोमीटर तो आप 1.2 सिर्फ पुट करेंगे, फेम्टोमीटर वगैरह फेम्टो नहीं, मतलब प्रीफिक्स नहीं पुट करेंगे, सिर्फ 1.2 उसके साथ का कोफिशिएंट पुट करेंगे। इस तरह की जाती है। तो इसमें ये होता है ऐसा कहना कि फेम्टोमीटर में R हम पुट कर रहे हैं, ओके, मीटर्स में नहीं पुट कर रहे। तो ये कन्वर्जन की जाती है, ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है। इसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में सच दैट R यहाँ पे आप इसी तरह का पुट करते हैं, कोफिशिएंट फेम्टोमीटर का कोफिशिएंट पुट करते होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो हमने ये 3.52, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए दोनों को E से डिवाइड कर देंगे, दोनों को E से डिवाइड कर दिया, अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि R में लेट्स से हम चाहते हैं कि R में कोई वैल्यू आए फेम्टोमीटर यूनिट में, तो यहाँ पे आप इसके साथ इसका यूनिट लिखते हैं फेम्टोमीटर, जिसमें मीटर क्योंकि तो वो तो नहीं, उसका प्रीफिक्स लिखते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे भी यही हम करेंगे, ई इंटू यहाँ पर आ जाएगा आर इंटू फेमटो। हम फेमटो में पुट करना चाहते हैं ना, फेमटो यूनिट्स में, तो ये आप करेंगे। तो ये प्रीफिक्स का स्क्वायर बनेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, फेमटो का स्क्वायर जो कि होता है 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। फेमटो होता है 10⁻⁻15। तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये ऊपर गया है ना, तो इसकी पावर पॉजिटिव कर देंगे हम। ओके, यहाँ पे नीचे है 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, ठीक है। ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइडेड बाई ई है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और डिवाइडेड बाई आर एज इट इज़ रहेगा। अब ये आर स्क्वायर है, तो अब जब आर यहाँ पे आप पुट करेंगे ना, वही करेंगे आप 1.2। फेमटो नहीं पुट करना पड़ेगा आपको इस तरह से। यहाँ पे भी वही हमने चीज़ की, 10⁻⁻21, और ये फेमटो ऊपर छलांग मारेगा और 10⁻+15 बन जाएगा, डिवाइड बाई ई की वैल्यू ये है, और आर एज इट इज़, ठीक है। उसके अलावा ये जो आंसर आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से करते हैं, और मल्टीप्लाई 10⁻+6 से भी करते हैं। इधर भी यही करते हैं, जो +6 वाला है उसे मेगा में ले लेंगे और वो एब्जॉर्ब कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और -6 वाला बच जाएगा। अब ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ये था आर स्क्वायर वाला, इसका आंसर बनता है ये 219.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर इसका आएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 265 डिवाइडेड बाय आर बनता है, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये इसका इन जनरल आंसर बनता है कि हाउ द पोटेंशियल बैरियर वेरीज विद रेडियस आर फॉर दीज टू बैरियर कंट्रीब्यूशंस। इसी तरह से वो हमने एक्सप्रेशन भी प्रूव कर दिया, और हमने देख लिया कि किस तरह से पहले कोलम्बिक बैरियर था सिर्फ, लेट्स से ये सिर्फ था कोलम्बिक बैरियर, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम एग्जिबिट किया अल्फ़ा पार्टिकल ने, तो ये एडिशनल टर्म भी आ गई पोटेंशियल बैरियर में। और जो कि आप देख सकते हैं कि फॉर स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ आर इट विल बी क्वाइट लार्ज, दैट कंट्रीब्यूशन विल बी क्वाइट लार्ज। पे आर की वेरियस वैल्यूज़ पुट करके आप देख सकते हैं, 2 फेमटोमीटर पुट करके देख लें, या डिफरेंट वैल्यूज़, और आप देखेंगे कि ये वैल्यू भी काफ़ी लार्ज आएगी। तो ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल एक्सेट्रा, ये काफ़ी कंसिडरेबल इसकी कंट्रीब्यूशन होती है टू द बैरियर पोटेंशियल।